वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है खेलों में बच्चे और महिलाएं। इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ये लेक्चर देखना है। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है, इसको जाके ज्वाइन करना है और यहाँ पे आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो। कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है हमारी स्क्रीन पे, वो क्या है? टॉपिक ये है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा विभिन्न आयु वर्गों के लिए व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज से संबंधित दिशा निर्देश। ठीक है, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने क्या किया है? उसने अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज से संबंधित कुछ निर्देश जारी कर रखे हैं। ठीक है, अब वो चाहे 5 साल तक के बच्चे हों, ठीक है, या फिर मान लो 5 साल से बड़े हों, या फिर मान लो 18 साल से बड़े हों, या 60 साल 65 साल के हों, सभी एज ग्रुप के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे अडल्ट भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ओल्ड भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी सभी तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सभी एज ग्रुप के लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग तरीके के दिशा निर्देश दे रखे हैं, जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार समझते हैं। देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैटेगरी वाइज बांट के पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहली कैटेगरी है 5 वर्ष से कम आयु वर्गों के लिए, ठीक है, व्यायाम से संबंधित दिशा निर्देश। यानी वो बच्चे जो 5 साल से कम आयु के हैं, ठीक है, यानी आप ले लो 0 से लेके 5 साल के जो हैं, इस एज ग्रुप में क्या दिशा निर्देश दिए हैं WHO ने, ये अपने को समझना है। तो देखो, 1 वर्ष से कम आयु, अब 5 वर्ष को अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम थोड़ा सा ना कैटेगरी में बांट लेते हैं और आसान बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जो 1 साल से कम आयु का है। ठीक है, हो सकता है वो 10 महीने का हो सकता है 8 महीने का हो, 7 महीने का हो, 6 महीने का हो। ठीक है, यानी 1 साल से कम है, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। फिर जो बच्चा 1 साल से लेके 2 साल के बीच की आयु में आता है, उसके लिए WHO ने क्या दिशा निर्देश दे रखे हैं। या 3 साल से लेके 4 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, या 4 साल से लेके 5 साल की आयु के जो बच्चे हैं, उनके लिए WHO ने क्या दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, इसको समझेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे बच्चे की, यानी जो मान लो 1 साल से कम का बच्चा है। 1 साल से कम का बच्चा जो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? ऐसा होगा जैसे आपको ये प्यारा सा बच्चा दिख रहा है, बिल्कुल मासूम सा, ठीक है, बहुत ही सुंदर क्यूट सा बच्चा है। अब ऐसे बच्चे से आप क्या एक्सरसाइज करवाओगे? आप इसे जिम में तो लेके नहीं जाओगे कि पता लगे आपने जिम में ले जाके टांग दिया इसे किसी मशीन में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लेकिन फिर भी इसे कुछ एक्सरसाइज कराई जा सकती है। आखिर वो कुछ एक्सरसाइज कौन सी है जो WHO ने बताया है, उसको समझते हैं। तो देखिए, 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या ये व्यायाम है, वो आपको समझना है। तो देखिए, इस समय में जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय व्यवहार होता है, यानी 1 घंटे से ज्यादा बच्चे को हमें निष्क्रिय व्यवहार में नहीं रहने देना। यानी कि क्या होता है, कई बार बच्चे इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय व्यवहार हो जाता है उनका। तो हमको क्या करना है, कभी भी बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा निष्क्रिय ना रहने दे, उसको सक्रिय करके रखे। जैसे उससे बात करें, ठीक है, उसे बात कर सकते हैं, उसको सहला सकते हैं, उसको खिला सकते हैं, इस तरीके से। यानी क्या करना चाहिए, जो बच्चे की माँ होती है, या जो बच्चे के पिता हैं, या जो बच्चे के भाई बहन है, उनको छोटे बच्चे से क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे से जब हम बात करते हैं, कोई चीज उसको देते हैं, वो पकड़ता है, ठीक है, हंसता है। आपने देखा होगा कई बार वो रोने लग जाता है, हम उसको डांट देते हैं तो वो गुस्से वाला मुंह बनाता है। तो इस तरीके से मतलब हमें उसको इन्वॉल्व करके रखना है, एक्टिव रखना है बातचीत के जरिए। फिर हम उसको कहानी सुना सकते हैं। अब आप सोचोगे 1 साल तक का बच्चा क्या कहानी समझेगा? ठीक है, वो समझे ना समझे, पर आपको सुनाना है। ठीक है, आपको मतलब जो माता पिता हैं या जो भाई बहन है उनको, तो अगर बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो उससे क्या होगा, एक मतलब इंटरेक्शन होगा बच्चे के साथ। तो बच्चा जानेगा कि भाई ये मेरा घर वाला है, ये मेरा मतलब रक्षक की तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं। अब ये खुद की सुरक्षा तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो जो माता पिता होते हैं वो इनके लिए ही काम करते हैं। तो हमें मतलब वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, इंटरेक्शन हो पाएगा, तो कहानी सुनाना चाहिए। अब यहाँ पे आजकल क्या चल रहा है, टेलीविजन, ठीक है, आजकल क्या है, टीवी चला देते हैं और बच्चे के सामने कार्टून चला के छोड़ देते हैं। अब बच्चा जो है कार्टून देखता रहता है। अब ये आप क्या सोचते हो, ये अच्छी चीज है या गलत चीज है? तो ये बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, यानी बच्चे को टेलीविजन या फिर मोबाइल, मोबाइल में भी
तोता मैना मिट्ठू वगैरह जो चला के दे देते हैं, एक मोटा हाथी, ये सब नहीं देना बच्चे को। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है स्क्रीन देखेगा तो उसकी आंखों पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, आई स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन उसको नहीं दिखानी होती है, उससे बस बातचीत करो, उसे कहानी सुनाओ, यही उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है, यही उसके लिए व्यायाम है, जो कि किसने बताया? WHO ने बताया है। फिर शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि क्या कराई जा सकती है? छोटा बच्चा है तो देखिए, छोटे बच्चे से हम समतल सतह पर खेलने दें, यानी एक समतल सतह, फ्लैट सतह पे उसको लिटा दें, उसको खेलने दें, वो अपने आप खेलेगा। कोई खिलौना है उसको पकड़ेगा, ठीक है, या कई बार आप देखते हो कोई गुड़िया वगैरह या कोई बॉल या फिर कोई गुब्बारा जो होता है, बैलून लटका दिया जाता है, तो बच्चा क्या करता है? उस पर हाथ पैर मारता रहता है, लेटे लेटे उसको देखता रहता है। तो ऐसे मतलब उसको कुछ एक्टिविटी करने दे। फिर दिन में अधिक समय तक सक्रिय रखना है, यानी हमें कोशिश करनी है कि दिन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक्टिव रखना है। आधे घंटे के लिए पेट के बल लिटाना, पेट के बल लिटाएंगे तो यहाँ की जो उसकी मसल्स है, ठीक है, मांसपेशी है, उस पर असर पड़ेगा, तो वो उसकी भी एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि पेट के बल लेटेगा तो वो एकदम स्थिर तो लेटेगा नहीं, हाथ पैर हिलाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका व्यायाम हो जाएगा। फिर नींद, नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सोते हैं। छोटे बच्चे जो है 1 साल से कम कम एज के बच्चे, वो 14 से 17 घंटे तक, ठीक है, सोते हैं। यानी जब 0 से 3 मंथ में होता है बच्चा, वो 14 से 17 घंटे तक सोता है, जब नया नया बच्चा पैदा हुआ है, और वो बहुत सोएगा दिन भर। फिर जैसे ही वो 4 मंथ से 11 मंथ के बीच में आएगा, तो वो उसकी नींद जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1-2 घंटा कम सोएगा, यानी यहाँ पे 12 से लेके 16 घंटे के आसपास सोता है। और बच्चे को इतना सोने देना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको जगा के रखें बेमतलब में, जितना वो सो रहा है, जितनी उसको नींद आ रही है, उसको सोने दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे की बात करी, अब 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे की बात करते हैं। तो इसमें भी निष्क्रिय व्यवहार, यानी यहाँ पे हमको 1 घंटे से ज्यादा बच्चे को निष्क्रिय नहीं रहने देना, उसको सक्रिय करके रखना है, उसको कुछ ना कुछ उससे बातें करनी है, ठीक है, हम उससे बात कर सकते हैं, उसको कहानी सुना सकते हैं, उसको टीवी या फिर मोबाइल हमको नहीं दिखाना, आजकल यही होता है, बट नहीं दिखाना चाहिए बच्चे को। 2 साल तक बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ना देखने दे, ठीक है, यानी 2 साल से ज्यादा का जो बच्चा है, उसको 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखने देनी चाहिए, ये WHO ने कहा है। लेकिन क्या होता है, 4-4 घंटे बच्चे देखते हैं, यहाँ तक कि मेरे जो खुद के बच्चे हैं, वो 4-4 घंटे लैपटॉप पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, तो इस तरीके से है। तो बच्चों को हमें स्क्रीन टाइम उनका कम करना चाहिए। फिर शारीरिक गतिविधि, यानी 3 घंटे तक के माध्यम तीव्र हल्की गतिविधि में भाग लेने थे, यानी 3 घंटे तक उनको, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये मध्यम है, यानी 3 घंटे तक बच्चे को मध्यम या फिर तीव्र या तेज या फिर हल्की गतिविधि, यानी कोई भी एक्टिविटी हो उसमें उसको भाग लेने देना चाहिए। क्योंकि 1 से 2 साल का बच्चा है, वो अपने पैरों पे उठने लग जाता है, किसी चीज को पकड़ लेता है, पकड़ के वो चल भी सकता है, कई बार तो बच्चे सीख जाते हैं आराम से चलना, वो चल ही लेते हैं, ठीक है, तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करने दें। अब बात करते हैं 3 साल से लेके 4 साल के बच्चे, ये तो दौड़ने लगते हैं, 3 साल से लेके 4 साल के बच्चे जो हैं, ये तो खूब दौड़ते हैं, खूब खेलते हैं। अब निष्क्रिय व्यवहार, यानी 1 घंटे से ज्यादा हमें इनको निष्क्रिय नहीं रखना, उनसे बात करनी है, उसे कहानी सुनानी है, 1 घंटे से ज्यादा उसको स्क्रीन टाइम नहीं देना। अब क्या होता है, जो 3 साल से लेके 4 साल के बच्चे हैं, आजकल क्या चलन है, आजकल ये चलन है कि उनको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, बच्चों वाले स्कूल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो एक्टिविटी कराते हैं, उनको खिलाते हैं, ठीक है, तो ये करा सकते हैं, ये भी कराया जा सकता है, क्योंकि उनको हमें निष्क्रिय नहीं रहने देना है, वरना वो आलसी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, बीमार हो सकते हैं। फिर शारीरिक गतिविधि, तो 3 घंटे तक के तीव्र गतिविधि में भाग लेने दें। जैसे बच्चे क्या करते हैं, सीढ़ियों से कभी नीचे भगेंगे, कभी ऊपर चढ़ेंगे, कभी इधर उधर दौड़ेंगे, अगर कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी वाली साइकिल दे देते हैं, साइकिल चलाएंगे, ठीक है, बच्चे खूब उछल कूद करते हैं, तो उनको ये करने देना चाहिए। 1 घंटे की गतिविधि मध्यम गति की होनी चाहिए, ठीक है, 1 घंटा वो मध्यम गति की जो एक्टिविटी है वो कर सकता है। नींद की बात करें तो 10 से 13 घंटे की इन बच्चों को नींद चाहिए होती है। अब बात करते हैं, तो ये हमने क्या करा, 0 से लेके 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, 0 से लेके 1 साल, फिर 2 से लेके 3 साल, फिर 3 से लेके 4 साल, 5 साल, इस तरीके से हमने करके पढ़ लिया। अब बात करेंगे 5 से लेके 17 साल के बच्चे। तो देखिए, 5 साल का बच्चा कुछ इस तरीके का दिखता है, और 17 साल के बच्चे कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, ये कार्टून जैसे नहीं दिखते, मतलब यहाँ पे तो कार्टून है, बट आप समझ रहे होंगे कि इतने बड़े हो जाते हैं। तो आप जो होंगे वो आप लगभग लगभग 17 साल के तो होंगे। आप अपनी एज मुझे कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से आप कम से कम 17 से 18 साल या फिर 16 साल, इसमें इन 3 एज ग्रुप में आप कोई ना कोई हो सकता है, आप 16, 17, 18 के बीच में होंगे। तो 5 से 17 साल के जो बच्चे हैं या जो युवा हैं, उनके लिए क्या एक्टिविटी हो सकती है, इसको समझना है। तो देखिए, व्यायाम की अवधि, यानी जो एक्सरसाइज है,
व्यायाम है वो कितना होना चाहिए? तो देखिए, कम से कम 1 घंटे की एक्टिविटी यानी गतिविधि करनी चाहिए। यदि 1 घंटे से अधिक गतिविधि करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदे मिलेंगे। यानी मान लो मिनिमम तो 1 आवर तो होना चाहिए। अगर मान लो कोई 1 आवर से एक्स्ट्रा जाता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो वो ज्यादा फायदा पहुंचाएगा उनके शरीर को। अब गतिविधि के प्रकार यानी जो एक्टिविटी होती है उसके क्या प्रकार हैं? तो यहाँ पे देखो, एरोबिक कराया जा सकता है उनको, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह कराया जा सकता है, कूदना वगैरह, ठीक है, कूदना, दौड़ना, फेंकना, ये सारी जो एक्सरसाइज है वो कर सकता है बच्चा, क्योंकि इस समय में 5 साल से 17 साल के बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ इस तरीके की एरोबिक एरोबिक एक्सरसाइज कराई जा सकती है। इसमें क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, घुटनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो हाथ है उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। आप अगर आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखते हो तो आपको दोबारा दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि हमारे कमर से लेके हिप से लेकर हमारे जॉइंट हो गए, वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो ये एरोबिक एक्सरसाइजेस होती है, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती है, ठीक है। या फिर रनिंग कर सकते हैं, रनिंग करते हैं तो आप देखो हमारी पूरी बॉडी पे असर पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स काम करते हैं, ठीक है, सारे जॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, हमारी जो मसल्स है वो एक्टिव हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें इससे बेनिफिट मिलता है। अब इसके क्या लाभ है? तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि अगर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और रेगुलर करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो लोग नहीं करते एक्सरसाइज और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप दोनों को देखोगे तो जो एक्सरसाइज करता है उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, उसका स्टेमिना अच्छा होगा, ठीक है, वो जल्दी थकेगा नहीं और हर मामले में वो बेहतर होगा। तो लाभ क्या हो सकते हैं? तो देखिए, नियमित व्यायाम यानी जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो विकसित हो जाती है और मजबूत हो जाती हैं। हमारी जो मसल्स है, मांसपेशी है, उसका विकास होता है, ठीक है, डेवलप होती है मांसपेशी। हमारी जो हृदय प्रणाली है, हार्ट बीट हो गई, हार्ट रेट हो गई, वो भी ठीक चलेगा। हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। वरना आपने देखा ना, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, वो केवल कुछ छोटी सी एक्टिविटी कर ले तो कभी उनके नस चमक जाती है, कभी हड्डी में दर्द हो जाता है, कभी मांस फट जाता है, ना जाने कितनी सारी समस्याएं हो जाती है, नसों में खिंचाव, नसों में दबाव, मांस मसल्स पेन, मसल्स स्पाज्म, कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर में लचीलापन खत्म हो गया, लचीलापन है ही नहीं। तो ये लचीलापन बढ़ाती है एक्सरसाइज। फिर भावनाओं पर नियंत्रण होगा, क्योंकि इमोशनली भी हम मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, अपनी जो भावनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में रख पाएंगे। चिंता, आपको पता है आज के समय में स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, अवसाद यानी जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसका हम मैनेजमेंट कर पाएंगे अगर हम शारीरिक रूप से अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये तो था 5 साल से लेके 17 साल तक। अब बात करेंगे 18 साल से लेके 64 साल की आयु ग्रुप, ठीक है, यानी 18 साल से लेके 64 साल वाला जो एज ग्रुप है उसके लिए क्या एक्सरसाइज है, इसको बताते हैं, इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए। तो एरोबिक तो जरूर करनी चाहिए, यानी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक सप्ताह में 150 से 300 मिनट के मध्यम तीव्रता व्यायाम करने चाहिए, ठीक है, यानी वीकली बताया जा रहा है, यानी 1 वीक में कम से कम 150 से 300 मिनट तक, ठीक है, हमको मध्यम तीव्रता वाले एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी। फिर मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाएगी, यानी जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स की ताकत बढ़ाएगी। कौन? एक्सरसाइज, ठीक है, यानी जो हम व्यायाम करेंगे उससे हमारी जो मांसपेशी है वो मजबूत होगी, उसमें ग्रोथ होगी। सप्ताह में 2 या 2 से अधिक दिन के लिए शरीर की बड़ी मांसपेशियों के लिए व्यायाम करें, ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 2 या 2 से अधिक दिन तक हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो गलत है। आप अगर आप ऐसे हो तो थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाओ, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, वॉक पे चले जाओ, थोड़ी सी रनिंग कर लो, ठीक है, क्रिकेट खेल लो, या कोई गेम होती है जो आउटडोर गेम है उसमें भी एक्सरसाइज हो जाती है शरीर की, तो ये कर सकते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज के नाम देखते हैं जिससे काफी बेनिफिट होता है, इस एज ग्रुप वालों को करना चाहिए। जैसे कि सुबह वॉक पे चले जाएं, सुबह टाइम नहीं है तो शाम को चले जाएं। स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग करना। भार प्रशिक्षण यानी वेट लिफ्टिंग की जा सकती है। डांस, अब डांस करने से क्या होगा, डांस करने से भी हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे जो मसल्स होती है वो उसमें एक्टिव हो जाती है, तो इससे भी शरीर को बेनिफिट मिलता है। कार की धुलाई, बागवानी करना, खेलना, समुदाय के साथ एक्सरसाइज करना, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। अब एक्सरसाइज के क्या लाभ है? तो देखो, इस एज ग्रुप में ये हमें डायबिटीज से बचाएगा, जो बीपी बढ़ जाता है लोगों का उसकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, हृदय रोग से बचाएगा, स्ट्रोक की संभावना को कम कर देगा, हृदय यानी हमारा जो हार्ट है, हमारी जो श्वसन तंत्र है उसको सही रखेगा, हमारी बॉडी में लचीलापन बढ़ेगा, ठीक है,
और गैर संचारी रोग की संभावना कम हो जाएगी। बहुत तरह के रोग है जो इनएक्टिव लोगों में ज्यादा मिलते हैं, जो सिडेंटरी लाइफ जी रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, ऑफिस में जाते हैं, बैठकर काम करते हैं, वापस घर आ जाते हैं, खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ऐसे लोगों में बहुत तरह की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर डिप्रेशन को कम करती है एक्सरसाइज, अवसाद यानी चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनको मैनेज करने में काम करेगा। फिर कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर की संभावना भी कम हो जाती है अगर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो बड़ा एज ग्रुप है यानी जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनमें ये दिक्कत ज्यादा हो सकती है। अब बात करेंगे 65 प्लस, यानी जो 65 प्लस के एज ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, यानी जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध पुरुष एंड वृद्ध महिला, इनके लिए कौन सी एक्सरसाइज बताता है WHO, इसको देखते हैं। तो इनके लिए एरोबिक बता रखा है, यानी प्रत्येक सप्ताह में वीकली देखा जाए तो 150 से 300 मिनट की कम से कम मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जो है वो करने चाहिए, या 75 से 150 मिनट तक अगर ज्यादा तीव्रता वाले यानी अधिक तीव्रता वाले अगर व्यायाम किए जा सकते हैं तो वो भी बेटर है, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज की जा सकती है और कम से कम 10 मिनट तो होनी चाहिए। फिर मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम, यानी ऐसे एक्सरसाइज जिसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होगा, शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया जाएगा इससे, यानी हमारी मसल्स की पावर बढ़ेगी। एक्सरसाइज करने से हमको कहीं ना कहीं हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और एक सप्ताह में 2 या 2 से अधिक दिन तक ये करना चाहिए। फिर संतुलन बढ़ाने के व्यायाम, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें बैलेंस खोने की समस्या ज्यादा होती है, वो गिर सकते हैं, ठीक है, डगमगा जाते हैं पैर, कई बार कदम। तो उसके लिए क्या करना है, अधिक आयु के वयस्क जो लोग हैं उनको गिरने से बचाने के लिए, संतुलन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, गतिशीलता में कमी से बचने के लिए 3 या 3 से अधिक दिन तक उनको व्यायाम करना चाहिए। आप देखोगे पार्क वगैरह में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सुबह क्या करते हैं, वॉक करते हैं, और खासकर वो क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज ये वाली होती है उल्टा चलना, यानी वॉक कैसे करना है, उल्टा चलना। उल्टा चलने से क्या होता है, हमारा जो बैलेंस होता है उसकी बैलेंस बनाने की पावर जो होती है वो बढ़ती है। फिर एक्सरसाइज के कुछ नाम जो ये कर सकते हैं, तो ये वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग हो गया, डांस हो गया, कार की धुलाई, बागवानी, खेल समुदाय के साथ व्यायाम, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। आप कहोगे कि ये पहले वाले में भी बताया था, तो कुछ एक्सरसाइज ऐसे होती है जो दोनों एज ग्रुप में कर सकते हैं, यानी 65 प्लस वाले भी कर सकते हैं और 65 से कम वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल है। अब एक्सरसाइज जो करते हैं उसके लाभ क्या है, तो मधुमेह जो है वो जो रक्तचाप हो गया, हृदय रोग हो गया, स्ट्रोक की संभावना जो है ये कम हो जाएगी। हमारा हृदय सही रहेगा, श्वसन तंत्र सही रहेगा, बॉडी में लचीलापन बढ़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम सेम पढ़ चुके हैं, ये वही चीजें हैं जो इससे पहले वाले में पढ़ा था, तो ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी काम आएंगे। पेपर में आप बिल्कुल सेम पॉइंट लिख सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो हर एज ग्रुप में एक्सरसाइज चाहिए और उससे हार्ट ही ठीक होता है, श्वसन तंत्र ही ठीक होता है, लचीलापन ही बढ़ता है, गैर संचारी रोग की संभावना कम हो जाती है। सब जगह ये पॉइंट काम आएंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब आसन संबंधी सामान्य विकृति, आप देखो कुछ लोगों में क्या होता है, आसन से रिलेटेड कुछ विकृतियां हो जाती हैं, पोस्चर से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादातर कंप्यूटर पे बैठ के काम करता हूं, आपके लिए पीपीटी नोट्स वगैरह बनाता रहता हूं, तो मेरे यहाँ पे पेन होने लगा था, शोल्डर में, गर्दन में, ठीक है, पेन होने लगा था। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से पोस्चर बनाते थे। तो ये पोस्चर की वजह से ना हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है अगर लंबे समय तक ऐसा रहता है। तो चलिए कुछ समझते हैं, जैसे कि एक सपाट पैर, यानी कुछ लोगों का पैर एकदम सपाट होता है, इसको आगे मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा। कई लोगों में घुटना टकराना, धनुष आकार टांगे, झुके हुए कंधे, आगे की ओर कुबड़, या फिर स्कोलियोसिस हो जाता है, पीछे की ओर कुबड़ निकल जाता है कुछ लोगों के, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। अब आप इस पैर को ध्यान से देखो, ये है सपाट पैर, ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में हो जाती है। सपाट पैर का मतलब क्या है, नीचे से बिल्कुल सपाट है। और नॉर्मली क्या होता है, आप देखोगे कुछ इस तरीके का कर्व होता है हमारे पैर में, ठीक है, कुछ कर्व सा बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई कर्व नहीं बन रहा, बिल्कुल सीधा है। ऐसे लोगों को पेन होता है, एड़ियों में दर्द होता है, ठीक है, पैर में दर्द होता है, बहुत तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती है। अब देखो एक्चुअल में कैसा होता है, यहाँ तो सपाट है लेकिन हमारे यहाँ पे कर्व होता है, इस तरीके से कर्व होना चाहिए। अब देखो ये पहचान कैसे होगा कि सपाट पैर है या नहीं पैर, तो क्या करो, गीले जैसे फर्श है, गीले पे अपना पैर रखो और गीले पैर को उठाकर किसी सूखी जगह पे रखो। अगर ऐसी छाप बन रही है, ऐसी छाप बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, सपाट पैर वाली प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसा पैर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहचान होती है इसकी। बाकी ऐसे भी देखोगे तो क्लियर पता लग जाता है, ऐसा पैर बहुत रेयर लोगों का होता है जिनमें ये दिक्कत होती है, बाकी सबका नॉर्मल होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब धनुष आकार टांगे, यानी कुछ लोगों की टांगे जो होती है वो धनुष आकार हो जाती है। आप देखोगे इस तरीके की टांगे हो जाती है। बचपन में भी कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी टांगे ऐसे खराब हो जाती है।
और एक और प्रॉब्लम है जैसे घुटने टकराना, कुछ ज्यादातर मोटे लोग जो होते हैं जिनका शरीर ज्यादा मोटा होता है उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो चलते हैं तो इनके घुटने टकरा सकते हैं, या फिर इनकी जो जांग होती है, थाई होती है, थाई आपस में क्या हो जाती है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी चलते वक्त ऐसे ऐसे वो आपस में टच हो जाता है। अब झुके हुए कंधे, इस तरीके से कंधा झुका होना, या आगे की ओर कुबड़ मान लो ऐसे निकला हुआ है, या पीछे की ओर कुबड़ निकला हुआ है, या स्कोलियोसिस, आप रीढ़ की हड्डी देखोगे यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, यानी एक कंधा नीचे है, एक कंधा ऊपर है, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम और होती है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घुटने का टकराना। तो घुटने का टकराना, इसमें क्या है, घुटने आपस में टकरा सकते हैं, यानी ये क्या है, एक आसन से रिलेटेड विकृति है, समस्या है। इसमें जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में होता है तो क्या होता है, तब ऐसा लगता है कि जैसे उसके घुटने जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, फिर चलने के दौरान भी दोनों घुटने आपस में टकरा जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो सही तरीके से चल नहीं पाता और वो सही तरीके से दौड़ भी नहीं पाता, उसको प्रॉब्लम हो जाती है पैरों में। अब घुटने जो टकराना है इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसके मेन कारण जो है वो हो सकता है कि उसको जो खाना ले रहा है, वो भोजन ले रहा है, उसमें उसमें सही न्यूट्रिशन उसको ना मिल पा रहे हो, पोषक तत्व उसको ना मिल पा रहा हो, आहार में कोई कमी हो, मोटापा भी हो सकता है क्योंकि ज्यादातर मोटापे वाले लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अविकसित पैर, किसी किसी के पैर डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम उनमें देखी जाती है, ठीक है। अगर मान लो किसी के ये प्रॉब्लम है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो अगर वो खड़ा भी रहेगा ना व्यक्ति, मान लो वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा है, तो भी उसके पैर के जो घुटने हैं वो आपस में टच कर रहे होंगे, स्पर्श कर रहे होंगे। चलते और दौड़ते समय घुटने जो हैं आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम हो जाती है। सावधानी क्या रखनी चाहिए भाई, सावधानी ये रखनी है कि अच्छी डाइट लो जिसमें आपको सारे पोषक तत्व मिले। फिर कम उम्र में शिशु को ना चलाएं, यानी छोटी उम्र में बच्चा है, उसके पैर उतने विकसित नहीं हुए और उसको जबरदस्ती पकड़ के चलवाना शुरू कर रहे हैं तो उसके पैर में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। उचित आहार क्या हो, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाए, ठीक है, कार्ब्स मिल जाए जितनी हमें जरूरत है, और फैट भी होना चाहिए भोजन में, मिनरल्स जो होते हैं वो भी हो, सारी चीजें उसको मिल जाए, तो फिर वो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कुछ अगर मान लो किसी को हो रखा है ऐसा, ठीक है, उसके घुटने आपस में टकराते हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो घुड़सवारी, यानी अगर जो घोड़े पे जब चलते हैं, दोनों तरफ पैर लटका कर बैठते हैं घोड़े पे, तो उससे क्या होता है, पैर जो होते हैं वो यहाँ से चौड़े होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या होगा, जो पैर हैं वो इस तरीके से चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीच में घोड़ा है, मान लो इस तरीके से बैठे हुए हैं, तो ये जो पैर चौड़े होंगे तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो सकती है। साइकिल चलाने की सलाह दी जाती है, साइकिलिंग करनी चाहिए, पद्मासन क्या करना चाहिए, पद्मासन से लाभ होगा। गोमुख आसन हो गया, दोनों पैरों के बीच में तकिया रखना, यानी जब हम सोते हैं तो सोते टाइम हमें अपने दोनों पैरों के बीच में तकिया रखना है, जिससे कि सोते टाइम पैर जो है वो टच ना हो आपस में। तो ये कुछ किया जा सकता है। अब चपटे पैर या सपाट पैर वाली प्रॉब्लम जो होती है, इसमें क्या किया जा सकता है, तो देखो, जो नवजात शिशु हैं, अक्सर क्या होता है, इनके पैर चपटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उनकी एज बढ़ती है, तो ये जो विकृति है, ठीक है, ये विकृति का रूप ले लेती है। शुरू में चपटे पैर होते हैं, बाद में ये प्रॉब्लम बन जाते हैं। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के पैर में दर्द महसूस होता है, उसको खड़े रहने में प्रॉब्लम होगी, उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और चपटे पैर के कारण क्या हो सकते हैं, इसके कई कारण है, जैसे मान लो उसकी मसल्स कमजोर है, या बहुत ज्यादा उसका बॉडी वेट है, यानी बहुत ज्यादा मोटापा है, या गलत शूज पहनने से। देखो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, गलत तरीके के शूज पहनने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या करना चाहिए, ऐसे सॉफ्ट, यानी जिसकी सोल जो है सॉफ्ट हो, इस तरीके के शूज पहनने चाहिए, ठीक है। चपटे पैर के लक्षण, यानी जो चपटे पैर होते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं, तो खड़े होते समय पैर में दर्द, यानी खड़े होंगे लोग तो उनके पैर में दर्द होगा। गीले पैर से चलते समय पैर का जो पूरा निशान है वो इस तरीके का दिखाई देगा, कर्व नहीं दिखाई देगा उसमें, ठीक है, तो ये उसके कुछ लक्षण है। सावधानियों की बात करें तो सही आकार के जूते पहनने चाहिए, अपने शरीर में मोटापा ना चढ़ने दें, मोटापे को कम करके रखें, बॉडी वेट को मेंटेन रखें, ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें। सुधारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं, सीधे खड़े होकर एड़ी को ऊपर नीचे करें, ठीक है, यानी जी जो इस तरीके से एड़ी को ऊपर नीचे किया जा सकता है, पंजे को किया जा सकता है, ठीक है। पंजों के बल पे रस्सा कूदना, वज्रासन करना, तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। फिर एक प्रॉब्लम थी धनुष आकार टांगे, तो ये आसन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसमें टांगे जो होती हैं बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, इसमें चलने और दौड़ने के समय क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, वही अच्छा खाना ना मिल पा रहा हो, आहार की कमी हो, ठीक है, कम उम्र में मोटापा, चलने का गलत तरीका, कम उम्र में जबरदस्ती चलना। लक्षण क्या है, टांगों की आकृति जो है वो धनुष के आकार की हो जाती है, और दोनों घुटनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ,
देखो दोनों घुटनों के बीच में यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है काफी बढ़ गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस काफी आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल इंसान में ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं। सावधानी क्या करना है, बच्चे को मोटापे से बचाना है। कम उम्र में बच्चों को चलाना नहीं चाहिए, हमें अच्छा भोजन देना चाहिए बच्चों को। विटामिन डी वाला भोजन दे। रेत पर दौड़ना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ये सब किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम होती है झुके हुए कंधे, कुछ लोगों के कंधे इस तरीके से झुके हुए होते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये आसन से रिलेटेड एक विकृति है। इसमें जब हम चलते हैं तो कई लोगों में लगता है कि उसके कंधे जो हैं गोल नजर आते हैं, इस तरीके के कंधे नजर आते हैं, ठीक है, गोल। और ऐसा लगता है कि जैसे वो आगे की तरफ झुक कर चल रहा है, कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। झुके हुए कंधे के कारण क्या है, आनुवांशिकता इसका कारण हो सकता है, झुकी अवस्था में उठना बैठना, या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर झुके हुए कंधे के लक्षण क्या होते हैं, कंधे गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा लगेगा जैसे कंधा जो है गोल हो गया और आगे की तरफ झुक गया है, ठीक है। कंधे और कान एक सीध में नहीं होगा, आप देखोगे यहाँ पे कान इसका कहाँ जा रहा है, कंधा कहाँ जा रहा है, एक सीध में होना चाहिए ना, बिल्कुल सीधा। जैसे मान लो मैं यूं खड़ा हूं तो एकदम सीधा होना चाहिए, जैसे आप देखोगे मैं बिल्कुल सीधा हूं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे गोलाई आ रही है, ठीक है, यानी कान और जो कंधा है वो अलग अलग दिशा में दिखेगा आपको। सावधानी क्या करना है, कभी भी झुकी स्थिति में बैठना नहीं चाहिए, ना ही झुकी स्थिति में एकदम से खड़े होना चाहिए, ठीक है। कभी भी झुकी स्थिति में चलना भी नहीं चाहिए, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इससे रस्से में लटकना, इससे सुधार आएगा। कंधे का व्यायाम करना, यानी कंधे की कई तरह की एक्सरसाइज होती है, उन एक्सरसाइज को किया जा सकता है। आइसोमेट्रिक को किया जा सकता है, ठीक है। चक्रासन करना, धनुरासन करना, ये कुछ आसन है जिसको करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं आगे तथा पीछे की ओर कूबड़। कुछ लोगों के ऐसे आगे की तरफ कूबड़ होता है, कुछ लोगों के ऐसे पीछे की तरफ कूबड़ निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इससे व्यक्ति के शरीर में आगे या पीछे की ओर कूबड़ हो सकता है। अब कूबड़ के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो कारण वही है, असंतुलित आहार, एक्सरसाइज ना करना, मांसपेशियों में समस्या होना। लक्षण क्या है, पीठ पर कुबड़ निकला दिखेगा, छाती पर कुबड़ निकला दिखेगा, ठीक है। सावधानी क्या करनी है, मोटापे से बचना है। ज्यादा लोड जो होता है, भार जो होता है, अगर उसको ढो रहे हैं तो उस समय में अपने शरीर को सीधा रखना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, कई तरह की चीजें जो की जा सकती है जिससे फायदा मिलेगा। स्कोलियोसिस में क्या होता है, आप देखोगे जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी जो है आपको यहाँ पे मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में होती है। इससे व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मुड़ जाती है, और उसमें क्या होगा, एक कंधा ऊपर दिखेगा और एक कंधा नीचे दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। अब इसके, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ पे कुबड़ की जगह ना स्कोलियोसिस आ जाएगा, ठीक है। यानी स्कोलियोसिस जो है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट के रोग के कारण ऐसा हो सकता है। एक ही कंधे पे ज्यादा अगर लोड डाला जाता है तो भी ऐसा हो जाता है, एक कंधा झुक जाता है। मेरुदंड यानी जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी समस्या के कारण ऐसा हो सकता है। अब ये जो स्कोलियोसिस होता है, ठीक है, इसके क्या लक्षण होते हैं, तो एक कूला ऊपर और एक कूला नीचे दिखाई देगा, यानी आप इसके एक कूले को देखोगे ऊपर दिख रहा है, दूसरा कूला जो है आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होता है। अब सोचो देखने में कैसा कैसा लगेगा अगर कोई इस व्यक्ति को पीछे से दिखेगा तो। शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा होता है। अब ऐसे मान मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है ना, तो उसके एक पैर पे ज्यादा वेट आएगा जिसकी वजह से उसके पैर में पेन हो सकता है, शरीर एक तरफ झुका दिख सकता है। सावधानियां, ऐसा खाना लेना है जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो। एक ही तरफ भार पकड़ने से लंबे समय तक बचना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। एक्सरसाइज रेगुलर करो, योग करो, स्विमिंग करो, त्रिकोण आसन करो, तो इससे बेनिफिट मिलेगा। अब जो ये स्पोर्ट्स होता है, खेल होते हैं, तो खेल में जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, इनकी भागीदारी जो है उसके क्या फायदे हो सकते हैं। अगर मान लो जो महिलाएं हैं वो खेलों में पार्टिसिपेट करती है तो उनके क्या फायदे हो सकते हैं, तो तीन तरह के फायदे हैं। एक तो शारीरिक लाभ, यानी इनके शरीर को फायदा मिलेगा। दूसरा है मनोवैज्ञानिक लाभ, और तीसरा है सामाजिक लाभ, ठीक है। तो तीनों तरह के लाभ होंगे इनको, इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे समाज के बारे में। तो देखिए हमारा जो भारतीय समाज है,
या फिर आप वेस्टर्न कंट्री देख लो, वहां पे भी ज्यादातर आपको पुरुष प्रधान ही समाज दिखता है। तो हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, यानी पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ लैंगिक भिन्नता स्पष्ट रूप से देखी जाती है, यानी जेंडर की भिन्नता आपको देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता रहा है कि महिलाओं का शरीर जो होता है कोमल होता है। महिलाओं का शरीर क्या है? कोमल है, नाजुक है। महिलाएं जो है शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा दुर्बल है। यानी क्या माना जाता है कि महिलाओं का शरीर कोमल है, उनका उनकी जो शारीरिक रूप से अगर हम उनको देखें तो पुरुषों के मुकाबले वो कमजोर हैं। और उनका कार्य जो है वो शिशु जन्म और पालन पोषण है, यानी इनका काम क्या है? शिशु को जन्म देना, यानी बच्चे को जन्म देना और बच्चे को पालना, ये महिलाओं का काम है। इस प्रकार की मानसिकता में ये माना जाता है, ठीक है। यानी कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि महिलाएं कमजोर हो सकती है, महिलाएं ये वो नहीं कर सकती, बहुत तरह के काम है। और महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, ठीक है। महिलाओं को बच्चे पैदा करके उनको पालन पोषण करना चाहिए। तो हमारे समाज में ये एक सोच है, एक मानसिकता है, ये पुरुष प्रधान समाज में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि महिलाओं का खेल में भाग लेना उचित नहीं है। वो नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि महिलाएं जो है घर से बाहर निकलें और वो स्पोर्ट्स में या किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, उसमें खेल में भाग लें। तो पुरुष प्रधान समाज में इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, वर्तमान समय में, तो कहीं ना कहीं ये मतलब सोच बदली है। क्योंकि आज के समय में देखें तो महिलाएं जो हैं उनको सभी खेलों में, प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेते देखा गया है। यानी महिलाएं क्या कर रही हैं आज के समय में? अलग अलग खेलों में, प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वर्तमान समय में लोगों की मानसिकता भी बदली है। अब लोग खुद अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं। महिलाओं ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, खेल के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया है। प्राचीन समाज में देखा जाए तो ये माना जाता था कि महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने का कार्य करें और बाहर खेल टूर्नामेंट वगैरह ये सब उनके लिए नहीं बना, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। आज के समय में जो है महिलाएं घरेलू काम से बाहर निकल के, ठीक है, बाहर निकल रही हैं और टूर्नामेंट में, स्पोर्ट्स में, हर तरह के खेल में जा रही हैं, शामिल हो रही हैं, कई सारी प्रतियोगिताओं में जाती हैं, जीतती भी हैं। तो भारत में खेलों में महिलाओं की भागीदारी का समृद्ध रिकॉर्ड है। भारत में खेलो इंडिया योजना लाई गई, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना जो है, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए ताकि भारत में खेलों में महिलाएं जो है इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए और इनको भी क्या किया जाए? मुख्य धारा में लाया जाए। क्योंकि जो पुरुष है वो तो स्पोर्ट्स में पहले से आ गया है, महिलाओं को भी उनके बराबर लाया जाए। खेल भागीदारी न केवल स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है बल्कि समग्र विकास को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, खेल जो है वो रंग, जाति, पंथ, लिंग, नस्ल आदि के आधार पे भेदभाव नहीं करता है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी उन्हें फिट रहने में मदद करती है, क्योंकि जब महिलाएं खेल में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो शारीरिक रूप से भी क्या रहती है? फिट रहती हैं। और बीमारी की संभावना कम हो जाती है। खेलों में भाग लेने वाली जो महिलाएं हैं उनके कुछ शारीरिक, उनको मतलब शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। उनकी बॉडी फिटनेस अच्छी रहेगी, ठीक है, स्टेमिना बढ़ेगा, लंबे समय तक काम कर पाएंगी, थकेंगी नहीं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट उनको होते हैं। अब खेलों में महिलाओं की भागीदारी के शारीरिक लाभ, यानी खेलों में अगर महिलाओं को पार्टिसिपेट कराया जाता है, उनको भागीदारी सुनिश्चित कराई जाती है, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? तो सबसे पहले क्या होगा? उनकी मसल्स मजबूत होगी, हृदय प्रणाली में सुधार आएगा, मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा, हड्डियां मोटी होंगी, मजबूत होंगी, और ये बेनिफिट उनको शारीरिक रूप से होंगे। अब इनको मनोवैज्ञानिक क्या लाभ हो सकते हैं? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, आज का जो जीवन है वो टेंशन से भरा हुआ है, चाहे किसी की भी लाइफ हो, ठीक है, हम दूसरों को भी देखेंगे, सबकी लाइफ में टेंशन है। तो इन महिलाओं के जीवन में भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो तनाव प्रबंधन, यानी कि तनाव को मैनेज करने में मदद मिलेगी, आत्मसम्मान से जीने में मदद मिलेगी, आत्मविश्वास और नेतृत्व, ठीक है, ये चीजें जो है इसका विकास होगा। फिर सामाजिक लाभ क्या होगा? अब देखो, महिलाएं जब स्पोर्ट्स में जाएंगी, अलग अलग तरह की महिलाएं एक दूसरे से मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं बातचीत होगी। तो ऐसे में कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी अच्छी हो जाएगी, यानी संप्रेषण, बातचीत का तरीका बेहतर होगा, अच्छे संबंध स्थापित होंगे, लोगों से मिलेंगे, सहयोग में वृद्धि होगी, ठीक है, तो ये फायदे होंगे। अब महिला खिलाड़ी जो है उनकी विशेष परिस्थितियां, तो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो महिला खिलाड़ियों के साथ आती है, ठीक है। एक है प्रथम रजो दर्शन और दूसरा है असामान्य मासिक धर्म, ठीक है। आखिर ये क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम रजो दर्शन की, आखिर ये क्या होता है। तो प्रथम रजो दर्शन का मतलब है लड़कियों का पहली बार मासिक रक्तस्राव आना। यानी जब पहली बार जो लड़कियां होती हैं उनमें क्या होता है, पीरियड आते हैं, तो उसको प्रथम रजो दर्शन कहा जाता है। ये रक्तस्राव जो है हर 26 से 28 दिन की एक साइकिल होती है, ठीक है, एक चक्र होता है। इसके अंतराल में ये पीरियड जो है आते हैं, इसी को मासिक धर्म कहा जाता है।
किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में होती है। यानी जो किशोरी होती हैं, इनके साथ क्या होता है, जो मासिक धर्म है इसकी शुरुआत लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। 12, 13, 14, किसी के 10-11 में भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई फिक्स तो नहीं होता, लेकिन एवरेज ये मान रहे हैं कि 12 से 14 में पीरियड आ जाते हैं। फिर मासिक धर्म की अवधि जो है वो 3 से 7 दिन रहती है, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी हो सकते हैं। अलग अलग जो महिलाएं हैं उनमें अलग अलग तरीके से होता है। और आयु बढ़ने के अनुसार धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लग जाती है। और ये प्रक्रिया जो है 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब पीरियड आने पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महिला जो खिलाड़ी है उन पर मासिक धर्म के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो तेज शारीरिक गतिविधि वाले खेलों में भाग लेने से महिला खिलाड़ियों में प्रजनन संस्थान पे नकारात्मक प्रभाव, यानी ऐसा खेल जिसमें बहुत तेजी से, मतलब जिसमें बहुत तेज शारीरिक गतिविधि होती है, अगर महिला उस खेल में पार्टिसिपेट करती हैं तो उनके जो प्रजनन संस्थान है, ठीक है, उस पे गलत असर पड़ेगा। बच्चा पैदा करने की क्षमता पे भी गलत असर पड़ सकता है। मासिक धर्म की अवस्था के दौरान महिला खिलाड़ियों के जिस समय पीरियड चल रहे हो, अगर उस समय में कोई मान लो कोई टूर्नामेंट चल रहा है, कोई खेल चल रहा है उनका, उसमें स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका जो प्रदर्शन होता है, परफॉर्मेंस होती है, उस पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शारीरिक रूप से उस समय में महिला अच्छा फील नहीं करती, उसको पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, जी मिचलाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मासिक धर्म की स्थिति में महिला खिलाड़ी अक्सर घबराहट और बेचैनी महसूस करती है। पीरियड के दौरान क्या होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। इस अवस्था की शुरुआती दिन में महिला के पेट में दर्द होता है और उल्टी की शिकायत हो सकती है, जी मिचलाने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है असामान्य मासिक धर्म। महिलाओं में ये जो मासिक धर्म है, इसमें अनियमितता अगर आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है, असामान्य मासिक धर्म। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म जो होता है नियमित अंतराल पे नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था कि एक रेगुलर, मतलब एक 28 दिन के आसपास का इनका जो टाइम होता है, 24 से 28 दिन जो भी है, अगर उस समय में पीरियड नहीं आते, किसी के ज्यादा लेट आते हैं, जब लंबे समय तक रुक जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो इसको असामान्य मासिक धर्म कहा जाता है। खान पान में कमी के कारण ऐसा हो सकता है। मान लो किसी महिला को कोई बीमारी हो जाए या कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। आनुवांशिक भी हो सकता है, हेरिडिटी में हो, उनकी माँ को या उनकी माँ को कभी ऐसी प्रॉब्लम रही हो तो वो बच्ची तक पहुंच सकती है, ठीक है। महिला खिलाड़ियों पर असामान्य मासिक धर्म के प्रभाव, यानी ये जो असामान्य मासिक धर्म होता है उसका प्रभाव महिला खिलाड़ियों पे क्या पड़ता है। तो उस समय अगर देखा जाए तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो उनके शरीर में खून की कमी हो सकती है, अनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है, उनका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है, और शरीर में कंपन महसूस होता है, कमजोरी की वजह से कांपना महसूस हो सकता है, खिलाड़ी का जल्दी थक जाना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है इन दिनों में, बेचैनी होना, जी मिचलाना, ऐसी प्रॉब्लम ऐसी महिलाओं में हो सकती है। महिला एथलीट त्रय, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महिला एथलीट त्रय जो है ये क्या है, तो ये शारीरिक समस्याओं का एक लक्षण समूह है। यानी जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, उनमें कई तरह की शारीरिक समस्या हो सकती है, उसका एक पूरा एक समूह है। इसमें हो सकता है उनको अस्थि सुशीलता, यानी ओस्टियोपोरोसिस इसको कहा जाता है, जो कि हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर भोजन संबंधी विकार भी हो सकता है इनको, या ऋतुरोध की समस्या हो सकती है। तो ये समस्या बहुत गंभीर होती है, जिसका दुष्परिणाम क्या होता है, पीड़ित महिला को जीवन भर ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। कई बार इसके कारण महिला की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक एक करके सारी प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। सबसे पहला था अस्थि सुशीलता। तो इसमें क्या होता है, ये हड्डी से रिलेटेड बीमारी है। इसमें हड्डियां जो होती है ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और इतनी कमजोर हो जाती है कि टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। ये रोग पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है। कारण क्या है, महिलाओं में हार्मोन्स में बदलाव आने के कारण ऐसा होता है, या फिर मान लो उनके भोजन में कैल्शियम की कमी है तो ऐसा हो सकता है, या मासिक रजोरोध के कारण, ठीक है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या मान लो कई वुमेन्स जो होती हैं वो नशा करती हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई महिला है वो नशा करती है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, बियर जो भी है, अगर इस तरीके की चीजें हैं, लत है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है ऋतुरोध या रजोरोध। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई महिला है, वो प्रजनन योग्य है, यानी उसकी उम्र जो है वो उस एज में है जहां पे वो बच्चे को जन्म दे सकती है, प्रजनन कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मान लो उसके पीरियड ना आए, या पीरियड आ रहे हैं और 3-4 महीने तक रुक जाए, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है इसको ऋतुरोध या रजोरोध कहा जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, ये इसके कई कारण है, जैसे मान लो उसको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, यानी संतुलित आहार नहीं मिल रहा, या फिर वो बहुत कम कैलोरी ले रही है, यानी ज्यादा खाना नहीं खा रही है, हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा, कुछ महिलाएं क्या है एक्सरसाइज करती है, जिम जाती है,
अगर औकात से ज्यादा, औकात क्यों बोल रहा हूं मैं, यानी हमारे शरीर की एक क्षमता होती है, अगर हम उस क्षमता से ज्यादा यानी अपनी औकात से ज्यादा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है शरीर पे, और महिलाओं में खासकर उनकी पीरियड पे इसका असर देखने को मिलता है। अब ये जो ऋतुरोध है, इसके क्या प्रभाव हैं? इसका प्रभाव ये है कि जिस महिला को ये प्रॉब्लम होगी वो हमेशा टेंशन में रहेगी, तनाव में रहेगी। महिला का जो खेल प्रदर्शन है वो खराब हो जाएगा, यानी उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है। महिला में रक्तहीनता यानी अनीमिया की समस्या देखने को मिलती है। महिलाओं में थकान का अनुभव होता है, ठीक है? यानी महिलाएं जो हैं वो थकान महसूस करती हैं। इसके बाद है भोजन संबंधी विकार, यानी जब व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। यानी मान लो कोई व्यक्ति है, वो सामान्य से अधिक मात्रा में, यानी वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, या फिर मान लो वो बहुत ही सामान्य से अधिक या फिर बहुत ही कम, दो तरीके की कंडीशन है। या तो वो बहुत कम खाना खा रहा है, कम कैलोरी ले रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। ज्यादा खाना खाने को मतलब है बहुत ज्यादा कैलोरी ले रहा है। अगर किसी व्यक्ति में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम भोजन संबंधी विकार कहा कहते हैं, ठीक है? ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो दिमाग से संबंधित है। इसके दो प्रकार हैं, एक को बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी क्षुधा अभाव, और दूसरे को बोला जाता है बुलिमिया यानी अति क्षुधा। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी क्षुधा अभाव जो है, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने शारीरिक भार यानी अपने वजन को कम करने के लिए, यानी अपने वजन को कम करने से के उद्देश्य से भोजन की मात्रा कम कर देता है। आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि भाई मैं डाइटिंग में हूं, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी, यानी उसने खाना खाना बहुत कम कर दिया है, जिसके कारण वो दुबला पतला दिखने लग जाता है। वजन कम करने के लिए वो कई बार गलत तरीके अपनाता है, जिससे कि क्या होता है, उसको कई तरह की शारीरिक बीमारी हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो इसके कारण क्या है, इसके सामाजिक कारण भी है, इसके व्यक्तिगत कारण भी है और जैविक कारण भी है। सामाजिक कारण क्या है, तो देखिए मान लो किसी के माता पिता, दोस्त उसके शारीरिक आकार को लेकर उसका मजाक बनाते हो, ठीक है? तो इसलिए ऐसा होता है। जैसे मान लो कोई मोटा है, अब उसको सब बोलेंगे वो मोटू मोटू, या वो मोटे, ऐसे मतलब ना जाने क्या क्या बोलते हैं, यानी उसके शरीर को लेकर क्या कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। तो ऐसे में वो गुस्से में आएगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने फैट को देखेगा, वो सोचेगा कि मुझे अपना मोटापा कम करना है। मोटापा कम कैसे होगा, वो डाइटिंग पे आ जाएगा, यानी वो खाना खाना कम कर देगा। तो ये एक प्रॉब्लम है मानसिक। व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं इसके, जैसे मान लो हर व्यक्ति क्या है, अच्छा दिखना चाहता है, अच्छी पर्सनैलिटी दिखाना चाहता है, और ग्रुप में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, तो हर व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए वो खाना कम कर देता है। जैविक कारक, यदि कोई गर्भवती महिला इस रोग से पीड़ित है और वह बच्चे को जन्म देती है तो उससे क्या होगा, उसका बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, इसमें आदमी जरूरत से ज्यादा खाता है। आप ये देखो पीछे, इसने अपने पेट पे या कहाँ पे रख रखा है, पिज्जा रख रखा है, और पेट पे इसने ये रख रखा है, क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न रख रखा है, और एक हाथ में इसने ये कुछ और खाने का ले रखा है, और यहाँ पे आपको कुछ बर्गर वगैरह टाइप का दिख रहा है, और टीवी देख रहा है ये मतलब ये हर जगह से एक एक उठा उठा के खाएगा इस तरीके से, यानी जरूरत से ज्यादा खाना। तो ये खाने से संबंधित विकार है। इसमें जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा भोजन करता है, खूब खाता है। और इसके बुलिमिया नर्वोसा जो है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो वंशानुक्रम कारण हो सकता है, माता पिता को ये प्रॉब्लम रही हो सकता है बच्चे को हो जाए। खेल कारक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक और अन्य कारक भी हो सकते हैं। वंशानुगत कारण में देखें, यदि किसी व्यक्ति के परिवार में किसी और को ऐसी बीमारी है तो हो सकता है कि वो बीमारी उसके बच्चे को हो जाए। खेल कारक क्या है, जिम्नास्टिक हो गया, या मान लो कोई वेट लिफ्टिंग का खेल खेलता है, तो ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं वो अपना ज्यादा वजन चाहते हैं, यानी ज्यादा हैवी वेट उठाना चाहते हैं, तो शरीर में ज्यादा मसल्स होनी चाहिए, ज्यादा पावर होनी चाहिए, ज्यादा वेट होना चाहिए, इसलिए भी वो ये काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। कुछ लोग वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा ज्यादा खाते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कई बार क्या होता है, हमारे सामने स्वादिष्ट भोजन आ जाए तो हमारे मन में क्या हो जाता है, लालच आ जाता है। यानी मान लो आपके सामने दो तरह का भोजन है, एक ऐसा भोजन है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, और एक ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करोगे, जो पसंद वाला है आप उसको कभी कभी ज्यादा खा लोगे, ठीक है? कई बार क्या होता है, पार्टी में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो बिल्कुल ठूस के खाते हैं, ऐसा खाते हैं जैसे मतलब आखिरी बार मिल रहा हो, इसके बाद दोबारा जिंदगी में शादी नहीं होनी किसी की, ऐसे खाते हैं कुछ लोग। तो ये जो है, ये एक मनोवैज्ञानिक कारक हो सकता है। फिर अन्य कारक भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपने को अत्यधिक मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत गरीबी में रहा है, उपवास या फिर अन्य कारकों से भी अधिक खा लेता है। कई बार मतलब कोई बहुत गरीबी में रहा है, उसको एक टाइम पे खाने को ना मिलता हो, बाद में उसकी स्थिति सुधर जाए, तो वो जो पीछे नहीं खाया होगा उसने कम खाया होगा,
तो उसको क्या करेगा, बैलेंस बनाने के लिए और ज्यादा खाना शुरू कर देगा। कई बार उपवास रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखते हैं, शाम को इतनी भूख लग जाती है और फिर जितना उपवास रखा होता है उससे 4 गुना खा लेते हैं। अन्य भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे टॉपिक आपको कराए हैं। अब 12th के बाद जब आप बीए में आ जाओगे तो आपको हमारे इस चैनल पे आना है, एकलव्य स्नातक हमारा चैनल है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे हमारे बीए के लिए, आपको बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों का मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको मेरी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप बीए के बाद एमए में जाओगे तो आपको हमारे इस चैनल पे आना है, एकलव्य इग्नू। यहाँ पे आपको कौन सी वीडियो मिलेगी, आपको हमारे एमए की वीडियो मिल जाएगी, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। कई सारे एमए के सब्जेक्ट हमने करा रखे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं करा है तो, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, सभी को कमेंट करना है, जो भी स्टूडेंट इसे देखने आए तो कमेंट करें, लाइक करके जरूर जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।